नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आजादी के बाद कश्मीर विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार लहराया गया तिरंगा, मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। इसरो ने लॉन्च किया साउंडिंग रॉकेट RS-60, न्यूट्रल विंड और प्लाज्मा गतिशीलता का करेगा अध्ययन। न्यू स्पेस इंडिया करेगी 10,000 करोड़ रुपए का निवेश। म्यांमार के तख्तापलट में भारत ने अपने 4 राज्यों को किया अलर्ट। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से लगातार हो रहा विरोध प्रदर्शन। एक बार फिर डराने लगा कोरोना। 24 घंटों में 24,000 से अधिक आए नए मामले, 140 संक्रमितों की मौत। एस जयशंकर ने सीरिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर की चर्चा। मानवीय स्वास्थ्य और रक्षा निर्माण चुनौतियों पर एक साथ काम करने को प्रतिबद्ध। खबरों की शुरुआत की जाए तो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये से वैश्विक व्यवस्था के समक्ष क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की रणनीति जमीन पर उतरती दिख रही है। शुक्रवार को इन देशों के प्रमुखों की पहली बैठक संपन्न हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड इस क्षेत्र में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। खासतौर पर दुनिया के समक्ष कोरोना महामारी की चुनौती के मद्देनजर चारों देशों के बीच वैक्सीन निर्माण की क्षमता बढ़ाने को लेकर एक बड़ी सहमति बनती दिख रही है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये से वैश्विक व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के सामने क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की रणनीति जमीन पर उतरती दिख रही है। चीन को लेकर भारत का रवैया संयमित है, जबकि जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ज्यादा मुखर रहे। मोदी ने अपने संक्षिप्त अहम संबोधन में कहा, हम लोकतांत्रिक मूल्यों और हिंद प्रशांत क्षेत्र को सभी के लिए मुक्त, खुला और समान अवसर बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर एक है। आज का हमारा एजेंडा वैक्सीन निर्माण, जलवायु परिवर्तन और नई तकनीक है, जो क्वाड को दुनिया के लिए एक सकारात्मक शक्ति बनाता है। मोदी ने आगे कहा, मैं इसे भारत के वसुधैव कुटुंबकम के विचार का ही विस्तार मानता हूँ, जिसका सार है कि पूरी दुनिया ही एक परिवार है। हम इन प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित, स्थिर और संपन्न बनाने के लिए पहले से भी ज्यादा करीबी तौर पर काम करेंगे। आज की यह बैठक बताती है कि क्वाड का समय आ गया है। यह पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होगा। बिहार के सुपौल जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के गद्दी गांव के एक घर से एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले हैं। सभी शव घर के अंदर एक ही कमरे के फंदे में लटके मिले। इनमें गांव के मिर्शीलाल साहा, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा शामिल है। यह घर पिछले कुछ दिनों से बंद था और घर के सदस्य कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकले थे। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के गद्दी गांव के घर के अंदर से ही एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले हैं। आसपास के लोगों को काफी तेज बदबू महसूस होने पर अनहोनी की आशंका से इस घर की पड़ताल की गई तो पूरा मामला सामने आया। इस खौफनाक वारदात की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची राघोपुर थाने की पुलिस भी घर के अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। थाने के स्तर से इस बड़ी वारदात की सूचना तुरंत वरीय अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही एसपी मनोज कुमार खुद ही घटना स्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम के आने के बाद ही शवों को फंदे से उतारा गया। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। राघोपुर थाना के गद्दी गांव वार्ड 12 के रहने वाले मिर्शीलाल साह के परिवार वालों को पिछले शनिवार को देखा गया था। इस परिवार को गाँव के लोगों से कोई मतलब नहीं रहता था, इसलिए गाँव वालों ने भी उनकी कोई खोजबीन नहीं की। ग्रामीणों की माने तो परिवार की आर्थिक हालत काफी खराब थी। केरल विधानसभा चुनाव से पहले विजयन सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है। केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 2015 में विधानसभा में हंगामा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में वाम दल के 6 विधायकों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। सीजेएम की अदालत ने इन विधायकों के खिलाफ न सिर्फ केस वापस लेने की मांग ठुकरा दी थी, बल्कि सभी से सुनवाई का सामना करने को भी कहा था। आरोपितों में उद्योग मंत्री ईपी जयराजन और शिक्षा मंत्री केटी जलील भी शामिल है। वामपंथी पार्टी तब विपक्ष में थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अगले वित्त वर्ष के लिए सदन में बजट पेश कर रहे थे, तब इन विधायकों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की थी, जिसमें सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ
था। आपको बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। निवर्तमान विधानसभा में 8 महिला विधायक है और बाकी 132 पुरुष विधायक है। 1 जून 2021 को केरल सरकार का कार्यकाल समाप्त होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि केरल में पहले 21,498 चुनाव केंद्र थे। अब यहाँ चुनाव केंद्रों की संख्या 40,771 होगी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। हर तरफ के उपायों के बाद भी कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर है। देश में लगभग 2.5 महीने बाद एक दिन में 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी नए मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं पंजाब में एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता दिख रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते औरंगाबाद, नागपुर, परभनी और पुणे में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों के दौरान 15,000 से अधिक नए केस मिले हैं। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड पर पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया गया है। नागपुर में 15 से 21 मार्च के बीच लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान निजी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि सरकारी दफ्तरों में 25% कर्मियों के साथ कामकाज होगा। जरूरी सामानों की आपूर्ति करने वाली दुकानें खुली रहेगी। लॉकडाउन से पहले बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। पंजाब में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। 13 मार्च से ये आदेश लागू होगा। इस दौरान 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। दूसरी तरफ लुधियाना, पटियाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब सहित 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज से साउंडिंग रॉकेट RS-60 को लॉन्च किया है। इसरो इस रॉकेट लॉन्च से न्यूट्रल विंड और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक विभिन्नताओं का अध्ययन करेगा। इसरो ने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। इसरो ने लिखा, श्रीहरिकोटा रेंज में आज तटस्थ हवा और प्लाज्मा डायनामिक्स में एटीट्यूडिनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। इसरो के अनुसार ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच के लिए और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किए जाने 1 या 2 चरण वाले ठोस रॉकेट है। इसरो ने कहा कि वे लॉन्च किए गए वाहनों और उपग्रहों में उपयोग के लिए नए घटकों या उप प्रणालियों के प्रोटोटाइप का परीक्षण करने या साबित करने के लिए आसानी से किफायती प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करते हैं। इसरो ने 1965 से स्वदेशी रूप से निर्मित लगने वाले रॉकेट लॉन्च करना शुरू कर दिया था और इसके बाद ठोस प्रणोदक प्रौद्योगिकी में अनुभव के साथ बहुत अधिक माहिर हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों की व्यावसायिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि वह कामकाज बढ़ाने के लिए अगले 5 साल में करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस दौरान उसे करीब 300 अतिरिक्त लोगों की भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जी नारायणन ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा कि NSIL इक्विटी और कर्ज के जरिए सालाना 2,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अब अमेरिका में रहने वाले म्यांमार निवासियों को बाइडेन प्रशासन अस्थायी तौर पर रहने की इजाजत देगा। गृह मंत्रालय के सचिव एलेजांद्रो म्यूरकास ने कहा, म्यांमार नागरिकों के खिलाफ सैन्य तख्तापलट और सुरक्षा बलों की बर्बर हिंसा के कारण लोग देश के कई हिस्सों में मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अब अमेरिका में रहने वाले म्यांमार निवासियों को बाइडेन प्रशासन अस्थायी तौर पर रहने की इजाजत देगा। एलेजांद्रो म्यूरकास ने बताया कि अस्थायी तौर पर TPS उन लोगों को दी जाएगी जो अपने देश में अशांति के चलते US में आए हैं। जारी किए गए अपने बयान में म्यूरकास ने कहा कि पिछले महीने सैन्य तख्तापलट के कारण देश में असाधारण परिस्थितियों पर विचार करने के बाद TPS के लिए म्यांमार को नामित करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि इस विकट स्थिति की समीक्षा के बाद म्यांमार के नागरिकों को अस्थायी तौर पर रहने के लिए नामित किया है ताकि वहां के नागरिक अमेरिका में अस्थायी रूप से रह सके। आगे उन्होंने बताया कि निरंतर हिंसा और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हिंसा से लोगों में डर है। ऐसे में 11 मार्च तक अमेरिका में आए म्यांमार के लोगों को रहने की स्थिति को आगे विस्तार दिया जाएगा।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए नामों की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली को भी चयनित किया गया है। उन्हें कन्नड़ महाकाव्य के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। वहीं हिंदी कविता संग्रह के लिए अनामिका को यह पुरस्कार मिलेगा। अकादमी ने युवा पुरस्कार व बाल साहित्य के लिए भी नामों की सूची जारी की है। अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बयान जारी कर बताया कि ये पुरस्कार 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 के मध्य प्रथम बार प्रकाशित हुई पुस्तकों के लिए दिए जाएंगे। कुल 21 लेखकों को 20 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बाल साहित्य पुरस्कार की श्रेणी में 21 लेखकों को, जबकि साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार में 18 लेखक सम्मानित होंगे। उन्होंने बताया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक, 1 संस्मरण और 1 महाकाव्य का चयन हुआ है। इसमें वीरप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा में उनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसादी दिग्विजय के लिए चयनित किया गया है। वहीं अनामिका का चयन टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 कविता संग्रह के लिए हुआ है। इसके अलावा कविता संग्रह गुजराती में हरीश मीनाश्रू को, कोंकणी में RS भास्कर, मणिपुरी में इरुंगबम देवे ने, संथाली में रूपचंद हासदा, तेलुगु में निखिलेश्वर को पुरस्कार दिया जाएगा। अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम का चयन कविता संग्रह वैनगार्ड इज ए ट्रेवलर के लिए हुआ है। उर्दू में अमावस में ख्वाब उपन्यास के लिए हुसैन उल हक को चयनित किया गया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई किसानों का धरना प्रदर्शन सिंगूर, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा सोनीपत में GT रोड पर पक्का मकान निर्माण का कार्य शुरू है। अनिल मलिक ने बताया है कि टिकरी बॉर्डर पर अब तक 25 पक्के घर बना दिए गए हैं और 1 से 2000 तक और घर इसी तरह बनाए जाएंगे। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई किसानों का धरना प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी जारी है। इस निर्माण को लेकर किसान सोशल आर्मी से जुड़े अनिल मलिक का कहना है कि यहाँ पर निर्मित घर पक्के तौर पर मजबूती के साथ बनाए गए हैं, जैसे कि प्रदर्शनकारी किसानों के हौसले हैं। अनिल मलिक ने बताया कि टिकरी बॉर्डर पर अब तक 25 पक्के मकान बना दिए गए हैं, 1000-2000 तक और घर इसी तरह बनाए जाएंगे। किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा सोनीपत में GT रोड पर पक्का निर्माण करने के बाद अब टिकरी बॉर्डर पर भी ऐसा ही नजारा सामने आया है। यहाँ पर किसान सोशल आर्मी स्टाइल निर्माण बना लिया है और कई जगहों पर निर्माण जारी है। देश में इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें असम भी शामिल है। इन सभी राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। असम में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से काफी प्रदेश में 8.80 करोड़ रुपए की नकद राशि, 7.68 करोड़ रुपए की शराब और 1.46 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने जब्त किए गए हैं। इसकी जानकारी खुद राज्य चुनाव आयोग ने दी। असम में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से काफी प्रदेश में 8.80 करोड़ रुपए की नगद राशि, 7.68 करोड़ रुपए की शराब और 1.46 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने जब्त किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाड़े ने बताया कि लगभग 10.18 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य की हेरोइन, गांजा और ब्राउन शुगर जैसी नशीली दवाओं का पता लगाने के बाद ये जब्त किया गया है। इसके अलावा इस दौरान विदेशी मूल्य की सिगरेट, खसखस, 3.69 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य वाले कॉन्ट्रेबल टैबलेट भी जब्त किए गए हैं। इन सभी बरामदों की रुपए की संचय राशि 26 फरवरी से 11 मार्च तक 31.88 करोड़ बताई गई है। अधिकारी ने कहा कि 26 फरवरी 2021 को चुनाव की घोषणा के बाद से असम पुलिस, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, आयकर विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टेटिक सर्विलांस टीमें और अन्य नियामक एजेंसियां राज्य में चल रहे अवैध धंधों का पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को संबोधित किया। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति, प्रकृति और पर्यावरण को जो सम्मान देती है, उसे आयुर्वेद का गहरा नाता है। इसे पौधों से लेकर आपकी प्लेटों तक एक समय मानव विज्ञान के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव एक सराहनीय प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को संबोधित किया।
उन्होंने संबोधन में कहा कि आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव एक सराहनीय प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना करने की घोषणा की है। मौजूदा वक्त में विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और पारंपरिक दवाओं का अध्ययन करने के लिए भारत आ रहे हैं। यह दुनिया भर में लोक कल्याण के बारे में सोचने का सबसे माकूल वक्त है। राष्ट्रीय आयुष मिशन को आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी को धन्यवाद। कोरोना संकट के वक्त हमें लोक कल्याण का अवसर नहीं खोना चाहिए। आज युवा आयुर्वेदिक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग कर रहे हैं। यह साक्ष्य आधारित चिकित्सा विज्ञान के साथ आयुर्वेद को एकीकृत करने की चेतना है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की नैतिकता और हमारे युवाओं की उद्यम भावना चमत्कार कर सकती है। सरकार की ओर से मैं आयुर्वेद की दुनिया को पूरा समर्थन देने का भरोसा देता हूँ। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।